नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीणा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बीए पार्ट सेकंड में अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं। अमेरिकी संविधान की हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को हम पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम अमेरिकी संविधान की संघीय न्यायपालिका और वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन को देखेंगे। देखिए, न्यायपालिका का अस्तित्व वर्तमान समय में एक सभ्य समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यानी एक सभ्य समाज या सभ्य राज्य तभी समझा जा सकता है जो उसमें न्यायपालिका का अस्तित्व हो। तो अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वहाँ की संघीय न्यायपालिका। 1977 में जब अमेरिकी राज्यों ने मिलकर एक परिसंघ बनाया था तो उस समय संघीय न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्य जो थे उनके जो न्यायालय होते थे वो ही उनके समस्त न्यायिक विवादों का निर्णय करते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था थी चूँकि दोषपूर्ण थी, इसलिए इसको दूर करते हुए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिका में एक संघीय न्यायपालिका, एक शक्तिशाली संघीय न्यायपालिका की स्थापना की और संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संघ और राज्यों के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और संपूर्ण देश में कानूनों की व्याख्या की एकरूपता बनाए रखने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अमेरिकी जो न्यायपालिका है, संघीय जो न्यायपालिका है, उसका मूल आशय है संविधान की जो धारा 3 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक न्यायालयों से। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, मैंने पहले बताया था अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। तो जो तीसरा अनुच्छेद उसके अंतर्गत संवैधानिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी संघीय न्यायपालिका का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। यानी सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय होते हैं, उनके ऊपर संघीय अपील न्यायालय और सबसे उच्च स्तर यानी सर्वोच्च स्तर पर अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिकी जो जिला न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, वो सबसे निचला न्यायालय माने जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के न्यायालयों की संख्या लगभग 88 है। अमेरिकी संघ के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला न्यायालय अवश्य होता है। साधारणतः प्रत्येक राज्य में एक ही जिला न्यायालय होता है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से चूँकि अमेरिका विशाल है तो जो जनसंख्या की दृष्टि से विशाल न्यायालय है वहाँ आवश्यकता अनुसार और न्यायालय भी स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये है अमेरिकी जिला न्यायालय। उनको केवल प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे होते हैं संघीय अपील न्यायालय। जो जिला न्यायालय हैं उनके जो निर्णय है उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसे प्राप्त है? अपीलीय न्यायालयों को। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण है सर्वोच्च न्यायालय। यानी इन सभी न्यायालयों के ऊपर अपील सुनने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो किसको है? वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को है, प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 का जो न्यायिक अधिनियम था उसके अनुसार हुई। वर्तमान में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय वॉशिंगटन में स्थित है। रचना की यदि हम देखें तो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका गठन हुआ था, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। किंतु समय समय पर संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में जो इसकी सदस्य संख्या है वो कुल 9 है। यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 9 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य प्लस 8 अन्य न्यायाधीश। अब हम देख लेते हैं नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं।
इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। सामान्यतया इस पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नाम प्रस्तावित किया जाता है तो उसे सीनेट स्वीकार कर लेती है, परंतु कभी कभी सीनेट किसी विशेष व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति को अस्वीकार भी कर सकती है। ऐसा पहले भी एक दो बार हुआ है। नेक्स्ट है वेतन तथा पदावधि। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है और न्यायाधीश की पदावधि में इस वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है लेकिन कमी नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। उनके द्वारा स्वेच्छा से अपने पद पर त्याग किया जा सकता है। तो स्वेच्छा से इस पद का त्याग कर सकते हैं। इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है, अथवा यदि वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है या उसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है, तो स्वेच्छा से वो क्या कर लेता है कि अवकाश ग्रहण कर लेता है, किंतु उसे जीवन पर्यंत उसका पूरा वेतन प्राप्त होता रहता है। अगला है महाभियोग, यानी उसको हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित न्यायाधीश को पद त्याग करना होता है। उसके पश्चात है उसकी कार्यविधि। सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह से पहले सप्ताह तक चलता रहता है। विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश इसका विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। नेक्स्ट है क्षेत्राधिकार, यानी इसके कार्य। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस रूप में वह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को हम इस प्रकार से बांट कर देख सकते हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 2 प्रकार के अभियोगों की सुनवाई करता है वो। पहला, वे सभी विवाद जिनमें राजदूत या अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत या विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्षकार हो, तो ऐसे विवादों की जो प्रथम सुनवाई है वो करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। दूसरा, ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई भी एक या अधिक राज्य एक पक्षकार हो, यानी संघ या कोई भी राज्य जब पक्षकार होता है तो ऐसे जो मामले हैं उनकी सुनवाई भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा उसका क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में से सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अर्थात निचले जो न्यायालय हैं, यानी निचला जो संघीय अपीलीय न्यायालय है, उसके निर्णय के विरुद्ध जो है अपील सुनने का जो सर्वोच्च अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। राज्य के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है। तो ये है क्षेत्राधिकार 2, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो अमेरिकी जो संघीय न्यायपालिका उसकी विशेषता है न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है और
इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों के द्वारा पारित किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कांग्रेस के और राज्य के जो विधानमंडल है उनके द्वारा पारित जो कानून है उनकी संवैधानिक समीक्षा कर सकता है। संवैधानिक समीक्षा यानी क्या वे संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। यदि वो नहीं है तो इसे रद्द करने का भी पूरा अधिकार प्राप्त है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि कानून जो है वो संविधान के विरुद्ध है या प्रतिकूल है तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की ये जो शक्ति है न्यायिक समीक्षा करने की, इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। इसका ये जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी भी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकते। देखो सबसे महत्वपूर्ण जो सीमा है इसके ऊपर यह है कि खुद नहीं कर सकता जब तक इसमें कोई मामला लाया नहीं जाए। यानी अपनी पहल पर किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता वरन जो संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय हैं वो भी इसके अधिकार का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संवैधानिक आधार का बात है तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है और ये संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं राष्ट्रपति, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, जेफरसन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की है उसके अंतर्गत प्रशासन के तीनों भाग पूर्णतः स्वतंत्र होने थे तथा अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों का पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं वरन संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है। जो राष्ट्रपति हुए जेफरसन, जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य भी थे, उन्होंने कहा था कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो वो एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते थे कि तीनों जो अंग है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कोई भी एक दूसरे की शक्ति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। किंतु यदि अब न्यायपालिका कांग्रेस और राष्ट्रपति के अधिकारों की न्यायिक समीक्षा करती है तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन समझा जाएगा। किंतु धीरे धीरे ये जो शक्ति है ये विकसित होती गई और 1803 का जो एक महत्वपूर्ण मामला था मारबरी बनाम मेडिसन, देखिए याद रखिएगा इसमें 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के विवाद में जो मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल, वहाँ मुख्य न्यायाधीश कौन था, मार्शल के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के जो कानून हैं उनकी निरंतर न्यायिक समीक्षा कर रही है। ये जो मामला था इसके आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का विकास हुआ। अब है कि कुछ जो आलोचक हैं वो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है उसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना है, जैसे जेफरसन, उन्होंने माना कि ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है। अब्राहम लिंकन वो भी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसकी कटु आलोचना की है। अन्य लेखकों में ब्रोगन लुई, बोंदा, एडम ब्रुक्स और लास्की इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं और ये जो शक्ति है वो प्रगतिशीलता में बाधक होती है। तो इसलिए इन आलोचकों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति इसकी आलोचना
की जाती है और कहते हैं कि इससे सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है और विधानमंडलों के उत्तरदायित्व जो है उनका ह्रास भी होता है। तो ये है आलोचना का आधार। तो ये थी अमेरिकी संघीय न्यायपालिका, जिसका मोटा मोटा सा स्वरूप और क्षेत्राधिकार मैंने बताया। उसके पश्चात उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो 1803 के बाद में स्पष्ट रूप से उभर कर आई और उसके पश्चात से अमेरिकी न्यायपालिका समय समय पर उसका प्रयोग कर रही है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, उसका संवैधानिक आधार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रयोग और इसकी आलोचना हम देख चुके हैं। तो यहाँ हमारा अमेरिकी संविधान कंप्लीट होता है। हमने अमेरिकी संविधान की कार्यपालिका, उसके राष्ट्रपति के चुनाव, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ सब पढ़ चुके हैं हम। उसके पश्चात हमने विधायिका यानी वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वहाँ की न्यायपालिका, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और वहाँ का जो न्यायिक त्रिस्तरीय ढांचा है उसको हमने विस्तार से देखा है। यहाँ हमारा अमेरिकी संविधान कंप्लीट होता है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के लेक्चर में हम नए संविधान की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।